या हेलो दोस्तों। सो लव यू जिंदगी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम लोग कुछ जाने माने लोगों को बुलाते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं और उनकी लाइफ को हम लोग एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है तो हम चाहते हैं कि और लोग भी उनसे इंस्पायर हों। तो उसी क्रम में आज मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं। उनका नाम है स्वाति भार्गव। नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार। सो आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट उनकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि मतलब कि ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए। तो चलिए उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड द प्रोफाइल। ओके, सो विल जस्ट गेट टू नो लाइक what kind of things she has achieved in her life, so that it will help out lots of peoples who just want to achieve something in their life. So I just try to read her profile. Okay, so Swati Bhargav, basically she's from Lucknow and crowned in the first position winner of Mrs. Lucknow 2021 and Mrs. Uttar Pradesh 2021. Earlier, she used to write sometimes, but after winning the crown, after becoming the crown winner, she wrote inspirational articles, Hindi poems, and some blogs. And she believes in helping people and animals. She wanted to raise generation where girls can assist and grow for the betterment of the upcoming society. And articles and poems have been published in many anthologies. She has got lots of recognitions, like she has received an honor as a member of Indian Women History Museum Foundation, the title winner Face of the Year in the Bharat Mahotsav Lucknow, special jury member for the Great Podium's biggest digital Basant Festa 2022 Bhargav Kulbhushan Trophy, International Women's Laureate Award for Beauty Pageant, and she was the chief guest in the blood donation camp Gram Panchayat Devri, Rajasthan, and certification of appreciation as a guest blogger in the PW blogs, certificate of appreciation as a guest blogger on the Mohammed Clan many times winner in the writing contest. So lots of recognitions are associated with her. Okay, तो अब हमने इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लिया है, सो हम थोड़ी अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो मतलब कि अभी इन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव की अपनी लाइफ में। ओके, एंड शादी के इतने सालों बाद, मेरे ख्याल से इनकी आपकी शादी को 25 ईयर्स हो चुके हैं, राइट? यस। उसके बाद भी मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाना, वहां पे उस इवेंट को मतलब एक तरह से लेना, उतनी सारी हार्डशिप करना, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना, तो उससे पहले बचपन में हम लोग जाना चाहेंगे आपके बचपन में। तो जस्ट वांट टू लिसन लिटिल बिट ऑफ एनेक्डोट्स अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। हाउ वाज योर चाइल्डहुड और आपका अर्लियर पैशन क्या था? तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली राजस्थान की एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट धौलपुर से मेरा मतलब बर्थ हुआ था। और वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। और छोटी थी तो तब से कुछ ना कुछ नया, एक क्रिएटिव कुछ करने की एक मन में हमेशा लालसा रहती थी कि कुछ नया करूं, कुछ बनाऊं। तो जब भी छुट्टियां होती थी तो छोटी छोटी चीजें नई नई बनाया करती थी। तो एक शौक था कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तो कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश में मैं कुछ नया नया बनाती रहती थी। तो और मैं ये कहूँ कि क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग ये सब मुझे जीन्स में ही मेरे को मेरी मदर से मिला है। उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी। वो उस टाइम के, आज भी उनको मैं देखती हूँ तो वो बहुत क्रिएटिव है। और स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, आज भी उनका नाम है धौलपुर जैसे शहर में। और उनके साथ में मैं उनको देखते देखते ही बड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और फिर मेरा जो पैशन था, मुझे था टेक्सटाइल डिजाइनिंग में मुझे करना है और मुझे डिजाइनर बनना है। बट स्कूलिंग टाइम में हम ऐसे छोटी जगह से थे। फिर उस समय मुझे लगता था कि सारा फाइनेंशियली, अगर मैं सोचती हूँ कि
अपने लिए ना सोच के मैंने हमेशा सामने पेरेंट्स के लिए या किसी भी पर्सन के लिए सोचा है। तो ये मेरी थॉट जो है बहुत लेट आया कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। तो मैंने बस ये था कि मैं कुछ करूंगी, मेरे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन होगा तो मैं बाहर जाके अगर डिजाइनिंग वगैरह करने लगी तो दिक्कत होगी उनको, इसलिए मैंने उतना पैशनेट लिया ही नहीं अपने आप में कि मेरे को ये करना चाहिए था। बट उसके बाद अपना जब मेरी शादी हुई तो तब तक मेरा सारे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक लेडी के लिए तो उस टाइम का दौर भी नया अलग ही था। आज के टाइम में हम लोग पेरेंट्स, बीइंग ए पेरेंट्स, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उस समय पेरेंट्स उतना नहीं सोचते थे। तो जो उचित हुआ बस वो ठीक है, जो पेरेंट्स चाहते हैं वो कर लें। तो बस शादी हो गई मेरी, तो मेरे सारे पैशन और सारे ड्रीम्स वहीं दब गए। राइट, राइट, राइट। और आपने बाद में जाके एनजीओ में भी काम किया है, राइट? तो ये जो एनिमल प्रेम था, जो लव फॉर द एनिमल था, ये आपके बचपन से ही एसोसिएटेड है या फिर ये बाद में डेवलप हुआ? हाँ, एसोसिएट तो बचपन से ही था, क्योंकि अ, घर में देखा पेट्स में डॉग्स हमेशा रहे हैं, कोई ना कोई ब्रीड, और उनको किस तरह से वो ट्रीट करना है वो सब चीजें शायद वो तब से सीख ही रहे थे। और वो जब शादी के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए पेट्स रखे, और उससे पहले जब घर में भी नहीं रखे थे, तो मुझे था कि बाहर मैं सड़क पे देखती थी कि गाय, किसी ने उसको गाड़ी से टक्कर मार दी, चोट लग गई है। तो मैं डॉक्टर्स वगैरह को कॉल करके उनको बुला लेती थी और उनको ट्रीटमेंट जो भी मिल सकता है वो करती थी। तो वो कुछ अलग से एक है मेरे अंदर कि मुझे एनिमल्स कोई सड़क पे भी दिखता है तो लगता है कि वो बहुत प्यारा है और उसको कोई जो भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं कर ले। अच्छा। तो वो है कुछ, मतलब इवन मैंने अपने घर में फिश रखी थी तो उससे भी मुझे नहीं पता था इतना अटैचमेंट फिश से हो सकता है, हम्म। कि वो मेरे को देख के मैं जैसे बोलती थी वो उसी तरह से ट्रीट करने लगी थी, और मैं जो खाती थी उसे वही अच्छा लगता था। तो इतना अटैचमेंट हो गया था मेरा उससे। हम्म। तो मेरे संग तो है ये। हाँ, ये बात तो सच है। एनिमल से अटैचमेंट हो ही जाता है। तो आपके ब्यूटी पेजेंट की जर्नी से जाने से पहले मैं आपकी एनजीओ की थोड़ी जर्नी को अनकवर करना चाहता हूँ। तो एनजीओ में आपका क्या काम था और आपने क्या क्या वहाँ पे, मतलब किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, और एनिमल से रिलेटेड एसोसिएशन जो आपका था, एनिमल्स की कैसे आपने हेल्प करी? हाँ, एनजीओ से एक्चुअली पहले मुझे जैसे है ना हेल्प करने की आदत शुरू से है, चाहे एनिमल हो या कोई पर्सन हो। तो मैंने जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैंने तब से स्टार्टिंग किया था कि मैं पहले अनाथ आश्रम जाती थी और उनका बर्थडे सेलिब्रेट मैं वहीं करती थी, कभी भी घर पे नहीं किया बच्चों को। और उनको भी तो ये चीज सीखने को मिलती है कि किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीज मेरे शुरू हुई, और फिर मेरा एक्शनेट से मैं जुड़ी। वहां पे बच्चे थे, छोटे बच्चे, उनको उनकी पढ़ाई का मैंने जैसे 1 साल का खर्चा देना, नेक्स्ट ईयर फिर देना, तो वो एक जुड़ाव हो गया था वहां पे। तो गांव में जो गरीब पेरेंट्स थे उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए अगर एक दो बच्चों को हर पर्सन जिम्मेदारी ले ले तो शायद सारे बच्चे पढ़ने में पीछे ना रहे, क्योंकि उनको पढ़ना तो चाहते हैं बट पेरेंट्स के पास उतनी सुविधा नहीं है। हम्म। और फिर ऐसे करके मैं जुड़ी, फिर कुछ दिल्ली के एनजीओ से जुड़ी जिन्होंने कैंसर पीड़ित बच्चे थे उनको इंजेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट कुछ लोगों की जरूरत होती थी। तो फिर मैंने एक एनजीओ से मैं जुड़ी थी जिसमें वुमेन्स का हमने ज्यादा सुना था, क्योंकि उसमें कुछ एक दो लेडी मेरे पर्सनली टच में आई कि जो उनको काउंसलिंग करी, उनकी घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। और उनकी काउंसलिंग से मुझे, मैं जब उस लेडी के साथ में उसके घर गई उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी, पर मैंने उसको ये ऑब्जर्व किया कि वो लेडी की प्रॉब्लम, वो खुद पीड़ित तो थी पर वो कॉम्प्लिकेशंस खुद भी क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से फैमिली में एटमॉस्फेयर ही खराब हो रहा था। फिर मैंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा थोड़ा दिन और उसको समझाना शुरू किया कि तुम ऐसे ट्रीट करो हस्बैंड के साथ। तो काउंसलिंग जो मैंने उसकी की और उसने वो फॉलो भी किया,
और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत हम्म, खुश हुई। उसने कहा कि आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया, मेरी हम्म, गलती थी लेकिन मुझे आपने सिखाया कि मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक्चुअली में वो जॉब करती थी तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। कि हम्म, घर फैमिली सब एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए, दोनों को ही करना चाहिए, बट हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में वुमेन्स को तो और ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा गाइडेंस जरूरी थी, तो और उसकी एक घर बच गया। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई जब उसने ये कहा कि नहीं, आपकी वजह से मेरा घर बच गया। तो हमने उस एनजीओ के थ्रू दो तीन इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे, मीडिया के थ्रू। न्यूज चैनल था एक उसके, तो हमने उसमें अपनी वुमेन्स से रिलेटेड ही कुछ इश्यूज रखे थे। तो उस इंटरव्यू का मोटो यही था कि लोगों तक हमारी बात जाए कि जो घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल अगर छोटा सा दूं कि अगर किसी की घर में किसी की वाइफ कुछ अच्छा करती है, अचीव करती है कुछ भी, तो दूसरे लोग ये एग्जांपल जरूर देते हैं कि देखो वो कितनी टैलेंटेड है। बट अगर अपनी वाइफ या घर की बेटी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो वो कह देते हैं कि भाई आप ना, अभी तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और तुम कैसे कर सकते हो, तुम नहीं करो। तो वो हम्म, चीज एक ऐसा लगता है कि वो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे ही घर में, हम अपने बच्चों को ही टोक देते हैं कि नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम इस कंपटीशन में कैसे जा सकते हो, तो उस काबिल नहीं हो, पर दूसरे की तारीफ करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको इशू हमने उठाए थे, और बहुत से अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। तो बट आप वो अभी है भी कि एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं या अभी अभी नहीं, एनजीओ के साथ अभी भी हैं? हाँ, मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली तो मैं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, हम्म, हम्म, बट अभी ऐसा एनजीओ से ये जरूर जुड़ी हुई तो नहीं हूँ। हम्म, बट कुछ एनजीओ हैं जो मुझसे जब भी उनको हेल्प होती है मैं कर देती हूँ। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि बहुत कोई पद या कोई कहना चाहिए ना कि एक सीट मुझे हम्म, जरूरी नहीं है। हम्म, जिसको करना होता है वो बिना सीख के भी करता है। हम्म, तो ऑरा बनता जाता है और हम लोग जितना चाहते हैं वो कर लेते हैं। राइट, राइट, राइट। तो अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आते हैं कि आपकी शादी। तो मतलब कि बचपन में आपको काफी ज्यादा आप पैशनेट थी कई सारी चीजों के लिए, और शादी के बाद आपने बोला कि आपकी कई सारे ड्रीम्स कुछ दिन के लिए और कुछ सालों के लिए स्टॉप हो चुके थे। तो आपके लाइफ पार्टनर ने आपकी कैसे हेल्प की आपके इस एंथुजियाज्म को वापस जगाने के लिए? तो उन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं आपके पास जो हमसे शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मैं, हाँ, शादी के बाद जब यहाँ पे आके एकदम मेरा एक तो एटमोसफियर चेंज हो जाता है शादी के बाद। और हमारी शादी को अब लगभग 28 साल होने वाले हैं, क्योंकि 21 में मैंने अचीव किया था, तब मेरे 25 कंप्लीट हो चुके थे। हम्म, और ये मेरे मतलब कहते हैं ना कि एक छोटी सी चिंगारी होनी चाहिए। अपना हम्म, कुछ ड्रीम है या पैशनेट है, जो भी पैशन था, मतलब मुझे एक चिंगारी तो थी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मुझे कुछ करना है। और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत बड़ा यही है कि मुझे कभी किसी चीज के लिए उन्होंने रोका नहीं, कि कहीं जाना है, बच्चों के लिए भी आगे से आके जो डिसीजन लेने हैं तुम लो। और हमेशा उसमें उन्होंने मुझे साथ ही दिया। तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मैं कर नहीं सकती, बट मुझे फिर बच्चों की बात ये लगता है कि बच्चे प्रायोरिटी है हमारी, और वो अगर कुछ अचीव कर लें, बन जाए, उनका कैरियर बन जाए, या 12th के बाद तो फिर भी एक लाइन हो जाती है बच्चों की, तो फिर हम सोच सकते हैं अपने लिए। अदरवाइज तो उन्हीं में ही टाइम निकला मेरा। मैंने बस उनके लिए बहुत चीजें कर रही थी, और उनके साथ में ना मैंने एक अच्छी चीज ये ली कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे मैं उनके साथ सीख रही थी, क्योंकि समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचती कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ तो शायद मैं नहीं कर पाती। बट मेरे को अंदर से वो एक चिंगारी जलती रही और बच्चों के साथ में बढ़ती रही। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनके साथ मैं भी ग्रो कर रही हूँ, सीखती रहती थी उनसे। और उसके बाद जब ये मेरे को एक था कि
करना तो है कुछ ना कुछ। मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरी भांजी ने ही मुझे बोला था कि मामी आप तो कर सकते हो, ये ब्यूटी पेजेंट हो रहा है। तो मुझे एक बड़ी खुशी सी हुई अंदर से कि मैं इसको कुछ करना तो चाहती हूँ, क्यों ना इसको ग्रैब करूं और देखती हूँ जो होता है। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें करना है तो तुम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे तो एक हाँ चाहिए थी। और मैंने सोचा कि मैं कुछ अचीव करूं या नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ अचीव कर पाऊंगी। बस ये था कि इससे मुझे इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या अचीव करूंगी और क्या नहीं करूंगी, बट मैं इसमें आने के बाद मैंने सच में बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी चीजें हमें मालूम पड़ती है नई नई, और इतने सारे लोगों के बीच में आप बैठ के जब कंपटीशन देते हो तो आपको अपना लेवल भी समझ में आता है। वहां बोलना मतलब एक टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको बहुत अच्छा सा क्रिस्प सा बोलना है आपको, और सारी चीज आप कह भी दो और टाइम लिमिट में भी कहो, तो ये भी तो सीखने वाली बात है। क्योंकि कुछ भी बोल देना नहीं होता ना, बहुत कुछ सोच के और समझ के। तो वो हम्म। सब अचीव किया। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे लगता था पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हम्म। तो और आपका मैंने बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा था, मतलब जब आपने उनको डिस्क्लोज किया कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ? हाँ, नहीं, मेरे को बच्चों का और फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। बच्चे तो मुझे हर चीज में हेल्प भी करते थे, और उनको कभी भी मुझे, क्योंकि उस बीच में ना कोविड का टाइम भी आ गया था और ऑनलाइन चीजें होनी शुरू हुई, क्लासेस ऑनलाइन हुई, तो हमें टाइम बहुत मिला। बट मुझे ये था कि फैमिली डिस्टर्ब भी ना हो, कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए काम में भी। तो मुझे जब होता था हमारा जूम पे कि किसी चीज की क्लास है और वो टाइम है, तो मैं जल्दी से जल्दी पहले से पहले सारे घर की चीजें मैनेज कर देती थी, खाना वाना बना के रखती थी, कि मुझे कोई एक भी क्वेश्चन ना उठे कि हम्म। तुमने ये काम नहीं किया। मुझे मेरे हम्म। काम के लिए कोई रोके नहीं, हम्म। तो पहले से पहले सब चीजें मैनेज करके रख देती थी। तो ओके। एक घर में रह के और वो सब चीजें की, तो अच्छा भी लगा कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। वो सबसे बड़ी चीज थी। हम्म। तो ये जर्नी के बारे में आप बताइए मुझे, ये जो ब्यूटी पेजेंट की जर्नी थी तो मतलब कैसे स्टार्ट हुई? आपने बताया कि मतलब आपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बच्चों से पूछा, लेकिन बाकी लोगों को आपने नहीं बताया और धीरे से फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ट्रेनिंग सेशंस कैसे रहते थे, मतलब क्या क्या करना पड़ता था, ऑफलाइन था या ऑनलाइन था, किस तरह से था पूरा एम्बियंस? हाँ, मैंने उसमें एक्चुअली जब हस्बैंड ने हाँ किया तो मैंने एनरोल किया और रजिस्ट्रेशन किया। और हम्म। वहाँ पे थी श्रद्धा कपला मैम थी एक, हम्म। उन्होंने, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्योंकि मुझे ये था कि भाई ये फर्स्ट टाइम है और मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। और टेक्निकली तो मैं काफी चीजें मुझे एक इंटरेस्ट था, तो मैं, मुझे ये दिक्कत नहीं आई कि मैं जूम मीटिंग कैसे अटेंड करूंगी, या मैं हम्म। कंप्यूटर पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें मैं खुद मैनेज कर ली थी। और हम्म। उनसे फिर मैंने कांटेक्ट करा, तो उसके सेशंस होते थे उन सीखने के लिए। आपको बोलने का एक अलग क्लासेस होती थी, किस तरह से आप अपना इंटरव्यू दोगे, किस तरह से आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। और उसमें कोई भी आप कहना चाहिए कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोगों से बोलते में, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पर्टिकुलर टाइम पे अपना, अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। आप, ये सबसे बड़ी जो आई थी मेरे सामने सवाल आया कि आप अपने बारे में लिखो, और हमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं था। वो हम्म। बहुत बड़ी चीज है कि जब आपसे कोई ये कह दे कि नहीं, अपने अपनी खूबियां बताइए और अपने बारे में बताइए, आपको हम्म। क्या सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है। तो मैं उस, तो कभी सोचा नहीं था, तो वो सारी चीजें सामने आई, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अभी तक किसी ने हमसे ये नहीं पूछा आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आके हम अपने बारे में लिख रहे हैं, हम अपने बारे में जान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी था और अच्छा भी लगा कि इस बहाने बहुत सारी चीजें हमें पता चली। फिर अपनी हॉबीज लिखी,
अपने बारे में समझा। फिर उस इंट्रोडक्शन में कैसे क्रिस्प बनाया जाए, कैसे छोटा किया जाए, कैसे हम उसे लिखेंगे और कैसे हम बोलेंगे, ये सीखा मैंने। फिर वहां पे एक अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कि आपको आपका कैसे लुक आना चाहिए, किस तरह से आपका मेकअप होना चाहिए, किस तरह से आपको वहां पे जाना है, तो वो आपको सब सीखना पड़ता है। क्योंकि अभी तक हम सिंपल से बस जैसे चल रहे हैं, लेकिन अब हमें ये पता चला कि नहीं, ये एक ग्रूमिंग का सेशन होगा और उसकी भी हमारा मतलब टेस्ट होगा। तो उसके लिए भी हमें सीखना पड़ा मेकअप कैसे किया जाता है, प्रोफेशनल कैसे होता है, और एक एक मेकअप का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेना। क्योंकि नहीं पता था मुझे कि एक कंसीलर क्या होता है। तो वो हम्म। छोटी छोटी चीजें थी जिनके बारे में पता नहीं था, वो सब सीखने को मिला। ड्रेसअप कैसे होना है, और वॉक बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपने वॉक कर ली, कैट वॉक एक तरह से हो गई। बहुत सारी चीजें उसमें टेक्निकली होती हैं, उनको सीखना। तो वो उसकी क्लासेस होती थी हमारी। और कोविड की वजह से एक चीज थी, एक प्लस पॉइंट भी था कि टाइम ज्यादा मिला और ऑनलाइन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर लगता था कि ऑनलाइन कैसे क्लास अटेंड करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह से बैठेंगे। तो वो सारी चीजें समझना, फिर करते थे, उसको अटेंड करते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। और हर इवन वहाँ 5,000 लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही लोग थे। तो ऑल इंडिया से इतनी सारी लेडीज थी और उनके बीच में हमें कंपटीशन था हमारा। तो स्टेट पहले था हम लोग का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सिटी लेवल का जिसे कहना चाहिए, और स्टेट लेवल का था। और फिर उसके बाद नेशनल लेवल का। तो हमारा सिटी लेवल का तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही कंपटीशन दिया था। तो हम्म। जैसे उसमें ये था कि इंट्रोडक्शन था और अपना टैलेंट शो करना था, और उसी टाइम में आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने में, और कहीं भी ऐसा नहीं हो कि आप भूल गए, आपने याद किया हुआ है और अब भूल गए, बीच में मिस्टेक हो गई। वो सब कुछ काउंट होता था कि हम किस तरह से बैठते हैं, और सबके इंट्रोडक्शन जब चल रहे हो तो हमारा क्या तरीका रहता है कि जैसे ऑफलाइन करके हम चले जाएं, गायब हो जाएं। वो सब चीजें भी काउंट होती हैं कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि अपना तो दे लिया और दूसरे का सुनना नहीं है बैठ के। तो उसके बाद हमारा जब दूसरा था, उसमें प्रोफाइल पूरी पिक्चर्स और हमारा टैलेंट भी था। तो मैंने फर्स्ट राउंड में जब टैलेंट दिया था इंट्रोडक्शन के साथ साथ से बनी हुई मैंने एम्ब्रॉयडरी करके जीन्स फैब्रिक जीन्स की एक पूरा नेकलेस बनाया था, उसकी इयररिंग्स थे, तो पूरा सेट बनाया था, चोकर सेट बनाया था। और वीविंग करके, मैक्रोमे एक होती है वीविंग थ्रेड से, उसके इयररिंग्स बनाए थे। और मतलब दो तीन मैंने हैंडमेड इयररिंग्स बनाए, तो वो मैंने प्रेजेंट किए थे वहां पे। फिर सेकेंड राउंड जब हुआ था, उसमें भी एक हमको कल्चर दिखाना था, मेकअप दिखाना था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि मैं राजस्थान से लखनऊ आई थी, उत्तर प्रदेश। तो मैंने दोनों का कल्चर शो किया। उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो भी मैंने उसी तरह से लिखी कि दोनों की बातें आए, उसमें उर्दू के लफ्ज भी आए और हमारी राजस्थान की भी। तो अच्छा। मैंने उसमें अंदाजे केसरिया नाम दिया था। तो हम्म। जैसे राजस्थान का केसरिया, हम्म। और अंदाजे दादी मतलब बया उस तरह। लखनऊ का। हाँ। तो ओके। वो बहुत पसंद आया सबको, उसमें मेरे हम्म। मार्क्स भी फुल आए थे। तो ये आपका सेकंड राउंड था, राइट? हाँ। ओके। फिर फाइनल जो हुआ था, मतलब स्टेट लेवल का जब हुआ था, तो हम लोग का ऑफलाइन हुआ था जयपुर में। हम्म। तो उसके लिए पूरा स्टेज परफॉर्मेंस, वॉक, उसमें रैंप सब शो कुछ। वगैरह सब कुछ हुआ था? हाँ। हाँ। ओके। तो वहां पे ओके। एक अच्छी चीज ये हुई हमारे संग कि सिटी विनर भी थी मैं और स्टेट विनर भी थी। तो फर्स्ट हम्म। डे स्टेट विनर की रैंप वॉक हुई थी, और उसमें हमें क्राउन और वो पूरा हमें ऑनर दिया वहां पे उन्होंने। क्राउनिंग हमारी दोनों हुई थी, स्टेट विनर की भी हम्म। और सिटी विनर की भी, तो दो दो क्राउन विन करके आए। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट था
कि जनरली एक ही क्राउन मिलता है, अदरवाइज दो दो क्राउन मिले हमें। ओके। तो वहां पे जजेस कौन कौन से आए हुए थे, मतलब जब आपका फाइनल इवेंट हुआ था, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? जजेस तो थे वहां पे एक्चुअली। अभी तो मुझे जजेस के नाम तो याद नहीं है, बट उन लोगों ने वहीं जयपुर से जजेस बुलाए थे। हम्म। और जो हमारे ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन जजेस थे तो वो उसी से रिलेटेड थे, सारे पेरेंट्स से। हम्म। अलग अलग मतलब सिटी के थे। हम्म। ऑनलाइन में तो एक बेनिफिट होता है ना कि किसी भी सिटी में बैठ के आप उसको राइट। अटेंड कर लो। हाँ हाँ। तो वो ओके। था वहां पे। ओके, सो स्टेज पे राउंड्स कैसे थे, मतलब आपका एक रैंप वॉक हो गया, और किस तरह के राउंड्स थे स्टेज पे फाइनल इवेंट में? हाँ, स्टेट मतलब जैसे सिटी विनर तो एक्चुअली ऑलरेडी विनिंग हो चुकी थी। हम्म। और स्टेट लेवल पे उन्होंने जो किया था, तो उस पे जैसे क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि भाई आप आज के टाइम में जैसे हम लड़कियां और लड़कियां या लेडीज सेफ नहीं है। तो हम्म। अगर आने वाले समय में हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं कि जो हमारा समाज के लिए बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। तो हम्म। उसके लिए मेरा जवाब यही था कि मैं अपनी सोच मेरी खुद की भी सोच ये है, और अगर हम सब लोग इस चीज पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को, तो सब सिखाते हैं कि शादी के बाद कैसे रहना है और किस तरह से बोलना है, कैसे आपको रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आज के टाइम में भी बेटों को कोई नहीं सिखाता कि ठीक है, लड़के हैं, उनको कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है, वो जैसे जा रहे हैं। हम कुछ लोगों की बात नहीं करती, बट ज्यादातर आज भी समाज में कहीं ना कहीं गांव में या शहरों में भी है। मेंटेलिटी यही है कि लड़के हैं तो वो बाहर जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं है किस टाइम पे आना है और किस टाइम पे जाना है, या किसी से आपको कैसे बोलना है। तो अगर हम अपने बेटियों के साथ बेटों को भी संस्कार देके उनको भी इक्वली वैसे ही एक सिखाएं, उनको भी समझ वो ही दें, तो आज मैं कहती हूँ अपनी पीढ़ी थोड़ी चेंज होगी, नेक्स्ट पीढ़ी और चेंज होगी, और दो पीढ़ी के बाद समाज में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये हम सबको खुद को प्रयास करना चाहिए कि ताकि जो आने वाली समस्या, ये आज भी लड़कियां सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी तो वही है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग आज हेल्प करने वाले नहीं है, लड़के भी बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि अगर हमने सिखाया है तो बच्चे दोनों समझदार होते हैं। तो वो हम्म। थोड़ा कहीं ना कहीं जरूरत है उस चीज पे सोचने की। राइट 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 राइट। तो ये आपकी जर्नी थी पूरी, मतलब कि जहाँ पे आपने इस तरह का इवेंट में पार्टिसिपेट किया और ये सब अचीव किया, उसके बाद में फिर आप ब्लॉग राइटिंग में भी आई। तो ये कैसे चेंज हुआ, मतलब इस तरह से पहले भी आप राइटिंग में थी, या एकदम से आपको लगा कि मुझे भी राइटिंग करनी चाहिए? हाँ, मैं वैसे देखा जाए तो करती तो थी, कभी कभी पोएम्स लिखती थी, बट लिख के हम्म। डायरी में बंद हो जाती थी। मुझे ऐसा ओके। लगता था कि मैं पता नहीं ऐसे ही लिख देती हूँ, और वो किसी को दिखाने लायक है भी या नहीं, कभी सोचा नहीं था। बट ये जो मेरा अचीवमेंट हुआ, मेरा क्राउन विनिंग हुई, और मैंने ना गैस नहीं किया था कि जब मैं विन करके मैं वापस जब लखनऊ आऊंगी तो मुझे क्या रेस्पॉन्स मिलेगा। हम्म। मैंने बिल्कुल भी गैस नहीं किया था, और मुझे इतना अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला। ऑल इंडिया में ये ना हमारे भार्गव कम्युनिटी के थ्रू सब में, फेसबुक पे और सारे उसमें छा गया था कि ये मैंने ये विनर रही हूँ। और सब लोगों ने मुझे ये बोला कि तुम पहले से क्यों नहीं बताया, और ऐसे नहीं आना चाहिए था, हम तुमको बैंड बाजे और सबसे लेके आते। और उसके बाद मुझे ऑनर भी बहुत मिला, और इतने बड़े बड़े लोगों के फोन आने शुरू हुए, तो मुझे लगा तब, एक्चुअली हस्बैंड ने भी उतना नहीं सोचा था, बट हम्म। उन्होंने उन्होंने फिर मुझे बाद में बोला, मैंने सोचा नहीं था, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा काम हो गया। क्योंकि फिर सब लोगों ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, और मुझे भी पहला चांस मिला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के और हम्म। सब
अलग अलग चैनल पे बोल रही हूँ। तो अच्छा भी लगा और खुशी हुई, और मैंने देखा कि उससे बहुत सारी लेडीज को एक इंस्पायर तो हुई, क्योंकि कहीं हम्म। ना कहीं मैंने शादी के ठीक 25 साल बाद, जब लेडीज ये सोचना छोड़ चुकी होती है कि अब हम कुछ करेंगे, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं इस एज पे आके, अब हमें घर ही देखना है, हम्म। तो एक ये बहुत बड़ा उनको कहीं क्वेश्चन है मोटिवेशन मिला। साथ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इतने साल शादी के बाद जब वो हाउसवाइफ रह चुकी हैं तो अब क्या करें हम लोग। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके साथ, तो उनको समझ हाँ, में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो मेरे पास हम्म। कॉल आए स्पेशली लेडीज के कि आप कैसे कर रही हो, और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। दिल्ली की एक मेरी फ्रेंड है, मतलब मुझे ऑनलाइन ये सब होने के बाद, अचीवमेंट के बाद, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया, हम्म। अवार्ड्स भी ऑनलाइन भी हम्म। मिले। और उन्हीं के उस थ्रू मेरे को एक फ्रेंड मिली मेरी, वो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल लिख के दो, हम्म। आपसे हम बहुत इंस्पायर हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं ट्राई करती हूँ। मैंने लिख के जब दिए तो वो इतनी खुश हुई, बोलते हैं आप जब भी लिखते हो ना, इंस्पायर करते हो, और आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने मुझे 2-3 ग्रुप से जोड़ा, और फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब पोएम लिखी, तो मुझे लगा, और मैं एक कंपटीशन में मैंने लिख दी। मैंने कहा ठीक है, कोई जरूरी तो है नहीं कि कुछ आ ही जाए। बट मैं इतने ऑल इंडिया लेवल के ग्रुप में थर्ड आई, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि अच्छा, मैं अच्छा लिख सकती हूँ। क्योंकि जब हम इस जर्नी में थे ना, ये मिसेस यूपी की जर्नी में, तो जब हम लोग लिखते थे तो खुद से लिखते थे, तो समझ में आने लगा कि मैं लिख सकती हूँ अच्छा। तो फिर स्टार्ट किया मैंने लिखना, और हर दो काफी सारे ग्रुप हो गए, और मैं लिखती रहती थी। फिर एंथोलॉजीज के लिए भी मेरे पास कॉल आई, मैंने लिखना शुरू किया। तो अप्रिशिएट बहुत किया लोगों ने, और हमेशा मुझे इतनी जगह से ये कॉल आती है कि आप बहुत इंस्पायर करती हो। इवन लड़कियां, बॉम्बे की लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही थी, उन लोगों के मैसेजेस आए कि आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मुझे ये लगा कि मैंने ऐसा कोई बहुत बड़े अचीवमेंट तो नहीं किए, बट फिर भी कुछ तो ऐसा किया है जो मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ। तो फिर मुझ पे मतलब मेरे पास लेडीज के फोन आने लगे कि हम घर में रहते हैं, हम तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, आप कैसे करती हो, आप इतनी कैसे एक्टिव हो गई। तो फिर मैं उनको समझाती थी कि अपनी हॉबीज ढूंढो, अपने शौक के लिए थोड़ा सा एक मी टाइम निकालो, कुछ भी करो उसमें जो तुम्हें कभी पसंद था और नहीं कर पा रहे हो, उसको स्टार्ट करो। अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। और अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो खुद कुछ कभी कर ही नहीं सकते। सही बात है। या मुझे लगता है अब ये मतलब कि इस वाले ब्रॉडकास्ट में एक्चुअली मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था आपका जो भी प्रोफाइल है। और हमने मतलब कि काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, आपकी ब्यूटी पेजेंट के बारे में, आपकी ब्लॉग राइटिंग के बारे में, आपका एसोसिएशन विद एनजीओ के बारे में, लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज एज वेल। तो अगला जो पॉडकास्ट होगा हम उसको लिटिल बिट डीप लेके जाएंगे, जिसमें हम आपकी एनजीओ रिलेटेड एक्टिविटीज को कवर करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग भी एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं। ओके। और हमारी कंपनी भी काफ़ी सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटीज करती हैं जिसमें हम लोगों को जाना पड़ता है, मतलब कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में, ओके, मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाने, उस तरह की एक्टिविटीज में हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं उनको डीप उसमें लेके जाना चाहता हूँ कि मतलब कि और क्या किया जा सकता है कि हम समाज में, मतलब कि जो छोटे वर्ग, जो इस तरह का तबका है, ओके, जो बहुत पीछे खड़ा हुआ है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। ओके। तो हम लोग आपकी जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं एनजीओ में, और अभी आप क्या करना चाहती हो भविष्य में उन लोगों के लिए, तो उस पर थोड़ा डीप एनालिसिस करना चाहेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो आज के लिए मेरे ख्याल से वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, तो इट वुड बी गुड फॉर आवर spectators or the audience. It would be a short video for them, so it would be good so that they can get to know like what you have achieved in the life and how they can inspire from this video. So in the commencing video, what we are going to launch in the near future, so we will just try to, talk a lot about the NGO related stuff. Okay. बिल्कुल। Okay. Thank you. Thanks a lot for your time, Swati ji. थैंक यू। Okay. Bye bye. ओके, बाय।